हेलो 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 बच्चा लोग, कैसे हो? उम्मीद होगा कि सही बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फाइनली हम लोग फर्स्ट पार्ट में आ चुके हैं अपने ग्रेविटेशन पर। बच्चों, कमाल का चैप्टर होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना, लाजवाब तरीके से पढ़ना और एक एक चीजों को बिल्कुल माइंड में सेट करके पढ़ना। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्यारा सा 2025 का बैच, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक अपने फर्स्ट पार्ट का पढ़ रहा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ना, मजा आ जाए कुछ ऐसा पढ़ना, मजा आ जाए कुछ ऐसा पढ़ना और शानदार तरीके से पढ़ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, ये हम बात करना चाहेंगे। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग कैप्लर्स लॉ के बारे में। कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे। सही बच्चे? ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कैप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कैप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कैप्लर्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो कैप्लर्स के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। यस और नो? न्यूटन्स लॉ के बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी पढ़ेंगे। जी के मान पर प्रभाव पढ़ेंगे। जी के मान पर प्रभाव कैसे होगा? अर्थ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ के नीचे जाएंगे, इस सब टाइप की चीजों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बताए हुए सबसे पहले कैप्लर्स लॉ के बारे में। सभी लोग जानते हो कैप्लर ने ग्रहों के संबंधी कुछ नियम दिए हैं। कैप्लर के अलग अलग नियम हैं। उन नियमों को आपको बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़ना होगा। तब तक सही प्यारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाओ मस्त तरीके से। ध्यान से सुनिए, कैप्लर ने ग्रहों संबंधी कुछ निम्न नियम दिए। पहला नियम क्या था? कैप्लर का पहला नियम जो होता है बच्चों, वो कक्षाओं का नियम है। ध्यान से सभी प्यारा बच्चा समझेगा। फर्स्ट लॉ ही ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिटल मोशन। बोलो यस और नो? बात समझिएगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड अ सन इन एलिप्टिकल पाथ। ये है मतलब प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और सन उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के कहां पर रहता है? फोकस पर रहता है। वेरी नाइस। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था? इसे हम क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे बच्चे, एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से और मन लगाकर पढ़ेगा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट है लेकिन मस्त तरीके से पढ़ना। अब जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, पहला लॉ तो आ गया। सेकंड क्या था? सेकंड था बच्चों क्षेत्रीय चाल का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कहते हैं। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती है, मतलब हर एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी सेम होती है। मतलब ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। दूसरा लॉ बिल्कुल आसान है। इसका मतलब इस प्लैनेट की कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। ऐसा नहीं है, यहां पर ये दूर होता है फोकस से, उसकी स्पीड कम होती है, और जब पास आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वेरी नाइस। तो याद रखिएगा, लेकिन हो चाहे जैसा, सेम टाइम में वो सेम एरिया ही ट्रेवल करेगा। मींस कहने का मतलब द एरियल स्पीड ऑफ ऑल प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स होता है।
इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम। और परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए सभी प्यारे बच्चों। प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, ध्यान से सुनिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह होता है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस। ध्यान से सुन लो बच्चों, मस्त तरीके से पढ़ना, बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो ऐसा पढ़ना, जान लगा देना, बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड या periods of revolution of any planet around is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit। यस और नो, आर लिखना गलत हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे ए क्यूब। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? अब ठीक है, केपलर ने अपने तीनों लॉ दिए, अब इन तीनों लॉ से हमारे लाए न्यूटन, और न्यूटन ने केपलर के नियमों को थोड़ा सा संशोधित करते हुए थोड़ा सा उस पर कुछ कंक्लूजन दिया है। उन कंक्लूजन को बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। हमारे केपलर ने क्या बोला, हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। मतलब वेरी नाइस बच्चों, हमारे न्यूटन ने कहा नहीं, जो प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं वो एलिप्टिकल नहीं, इन्होंने बोला सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं। इन्होंने उनके लॉस को सही किया, थोड़ा सा इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं। फिर इनकी एरियल वेलोसिटी सेम होने के कारण इनकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। देखो, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत रहने के कारण रेखीय चाल भी नियत रहती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फाउंड दैट द ऑर्बिट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट आर नियरली सर्कुलर। अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, जो मैंने बोला तो वही है। मान लेते हैं कोई m मास का एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। यस और नो, यस 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 यस। तो अगर रिवोल्यूशन कर रहा है तो रिवोल्यूशन करते हुए, अब आप बताओ, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो चक्कर अगर सर्कुलर पाथ में लगा रहा है तो सारे बच्चे चीख कर बोलो, सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी को कहते हैं अभिकेंद्र बल, इसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल होता है F बराबर में क्या, mv² अपॉन में क्या, r। आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ ना करो, सभी लोग बच्चे ध्यान से समझोगे। अगर इसका टाइम पीरियड t है तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है t बराबर में 2 पाई r अपॉन में v, तो v बराबर में हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में क्या, t। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, ये वैल्यू बच्चों आप लोग यहां पुट कर दो बिल्कुल मस्त तरीके से। क्या, t बराबर में m अपॉन में r, v की जगह 2 पाई r अपॉन में t का क्या होगा, होल स्क्वायर। t बराबर में m अपॉन में r, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर।
बोलो यस और नो। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आराम आराम से समझेंगे। टी स्क्वायर कैपलर का थर्ड लॉ यही तो था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, बट वो ए नहीं होगा ना बच्चों। अब उसकी जगह हम लोग आर लिखेंगे, क्योंकि अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अब जरा देखो, टी बराबर में 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन में, आप बताओ इसे के आर क्यूब नहीं लिख सकते? नाउ दिस से दिस कैंसिल, टी बराबर में 4 पाई स्क्वायर, सॉरी टी नहीं है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी थी बच्चों, ये एफ है। तो आप बताओ एफ बराबर में 4 पाई स्क्वायर अपॉन में के, एम अपॉन में आर स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल एम अपॉन में आर स्क्वायर। जरा ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे बच्चे। मतलब देखो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे पहले मैं एक बार और समझा देता हूं। इन्होंने बोला कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं। इन्होंने बोला कि हर एक प्लैनेट की अगर एरियल वेलोसिटी सेम है, एरियल वेलोसिटी सेम होने के कारण उनकी लीनियर वेलोसिटी भी सेम होगी। वेरी नाइस। अब मान लेते हैं एम मास का कोई एक प्लैनेट है जो कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में सन के अराउंड वी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। तो आप बताओ सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन में टी होगा। आप बताओ वी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन में टी, ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे। ये वैल्यू यहां रखने के बाद ये आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू में के आर क्यूब हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, आर से आर कैंसिल, दिस वन। आप बताओ एफ प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन में आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एक एक बच्चा बोल दो तो कंक्लूजन यहां से क्या क्या निकलता है, जरा सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर एक प्लैनेट पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करता है, जो कि सन की ओर होता है, जो कि सूर्य की ओर होता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो प्लैनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभिकेंद्र बल ग्रहों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी के बाद तीसरी बात, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर प्रूफ हो रहा है। मतलब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलिए यस और नो। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम आप सभी लोग जानते हो। दो पार्टिकल के बिटवीन दो पदार्थों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों, that means the attraction force acting between the two material particles is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance between the mass। बोलो यस और नो। प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आएगा? जी। आप सभी लोग जानते हो m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। एक एक बच्चा बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेगा। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, मस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए, रॉपचिक तरीके से क्लियर होना चाहिए। यस यस यस, नो नो नो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बोलो। ये है हमारा न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ। दैट मीन्स दो मटेरियल पार्टिकल्स के बिटवीन हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। सभी लोग बेसिक के साथ जानते होंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम जल्दी जल्दी रिलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा शून्य बैच एक स्पीड अप बैच था। मीन्स हम लोग स्पीड में ही हम इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं और सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों अर्थ का मास कैपिटल एम ही है, इसका टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, इसके सरफेस पर कोई स्मॉल एम मास की एक क्या है? बॉडी है। सही बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लो बच्चों अर्थ की रेडियस क्या है? आर ही है,
तो न्यूटन के ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आप बताओ, अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और फोर्स लगाएगी G_M अपॉन में क्या, R²। सही बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अब अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया तो वो एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। अब एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा तो ये फोर्स ही उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो गिरता किस एक्सेलरेशन के साथ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। मतलब इसी को तो हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप बताओ हम लिखेंगे क्या, mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, g बराबर में कैपिटल G_me अपॉन में R² हो जाएगा। ये बच्चे होगा स्मॉल जी और कैपिटल G में क्या रिलेशन। बिल्कुल छोटा सा होता है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। एक बार लैंग्वेज देखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, इसका टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, इसके सरफेस पर एक स्मॉल m मास की बॉडी है। बताओ अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बोलिए, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? यस यस यस, नो नो नो, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। जी के मान पर इफेक्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर यह पता चल गया कि जी की वैल्यू होती है G_me अपॉन में R²। अब हम सबसे पहले ऊंचाई का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। सही बच्चे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। सपोज करते हैं कि बच्चों अर्थ का मास me है, रेडियस r है, इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण g है। अगर सरफेस से h ऊंचाई पर सरफेस से h ऊंचाई पर अगर गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाए तो सरफेस से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g'। सरफेस से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g' है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला। सपोज करते हैं अर्थ का मास me है, रेडियस r है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g' है। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, आराम आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। आप बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की बात करोगे तो आप बताओ जी बराबर में G_me अपॉन में R² होता है कि नहीं होता है? जल्दीबाजी नहीं करोगे, मैंने पहले बोला है। यस गुलू जी, यस गुलू जी। अच्छा आप बताओ, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ए भाई, डिजाइन कहां से आ गई भाई? h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्रॉम, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट, h from अर्थ सरफेस। ओ माय गॉड, अरे मेरे बाबू आराम आराम से पढ़ना। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G_me, लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, RE नहीं होगा, RE प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी नाइस। इक्वेशन नंबर क्या बना दो, सेकेंड।
वेरी नाइस। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, जी डैश अपॉन में जी। अब जरा देखो, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखिएगा, जी डैश अपॉन में जी, आप बताओ आर ई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर। जी डैश अपॉन में जी, आर ई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर। नो दिस से दिस कैंसिल, यस और नो। एक एक प्यारा बच्चा बोलेगा, जल्दीबाजी किसी को नहीं होनी चाहिए। आप बस हमको बता दो कौन सी लाइन नहीं आई है। पहली बात तो देखो, जी डैश अपॉन में जी, सभी लोग पहले फोकस करो। कुछ देखो गलती क्या हुई है, जी डैश है, ओ माय गॉड, जी डैश है ना, एक काम कर देते हैं, उल्टा डिवाइड कर दिया है, उल्टा उल्टा ना चुल्टा, उल्टा उल्टा उल्टा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दो, जी अपॉन में जी डैश, जी अपॉन में जी डैश, जी अपॉन में जी डैश, आर से आर कैंसिल हो गया। जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जी डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। बोलो क्या इतनी बातों में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब जरा देखो, जैसे हम ऊंचाई पर गए हैं वैसे ही अब हम गहराई पर जा रहे हैं, मीन्स डेप्थ में जा रहे हैं। अब डेप्थ में जाएंगे तो कैसे होगा, आइए जरा समझते हैं। सपोज करते हैं अर्थ का मास एम ई है, रेडियस आर ई है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, और सरफेस से एच डेप्थ नीचे, एच डेप्थ नीचे, हाँ जी, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हमने क्या बोला, अर्थ का मास एम ई है, रेडियस आर ई है, क्लियर सभी लोगों को, ठीक है। अर्थ का, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, और अर्थ सरफेस से एच डेप्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जी डैश है। तो आप बताओ आराम आराम से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, आप बताओ पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वी त्वरण क्या होगा। आप बताओ, जी बराबर में जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर होता है, जी सर होता है। अब जरा देखो, मास की जगह हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बताओ मास, अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू में रो होगा। उठाओ बच्चों ये वैल्यू पुट करो बच्चों, जी आप बताओ 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू में क्या होगा, रो, अपॉन में आर ई स्क्वायर होगा, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा। जी आप बताओ 4/3 पाई रो इंटू में क्या होगा, आर ई, बोलो यस सर नो। आप बताओ अर्थ सरफेस पर अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बराबर में होगा कैपिटल जी 4/3 पाई रो इंटू में क्या होगा, आर ई होगा। बोलो यस और नो।
ये अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालें। अगर सिमिलरली बात करें, सिमिलरली कितना आसान शब्द है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल, बच्चों जरा ध्यान सुनना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ h फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। ध्यान से सुनिएगा, मजेदार है। आप बताओ, h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण मजा आ जाएगा बाबू। इसी प्रकार अगर तुम h गहराई नीचे चले जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, g डैश। इसी प्रकार कैपिटल G 4/3 पाई रो, डेंसिटी नहीं चेंज होगी, बट अब डिस्टेंस आर ही नहीं, आर ई माइनस एच होगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी नाइस बच्चों। अब जरा देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम फर्स्ट का डिवाइड करते हैं, जी डैश अपॉन में जी। आप बताओ कैपिटल जी 4/3 पाई रो आर ई माइनस का एच अपॉन में जी 4/3 पाई इंटू में रो इंटू में आर ई। दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसल। आप बताओ जी डैश जी, आप बताओ, एक काम करते हैं, जी डैश अपॉन में जी, ऊपर से आर ई कॉमन करेंगे तो 1 माइनस का एच अपॉन में आर ई होगा, अपॉन में आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू में जी, ब्रैकेट में 1 माइनस का एच अपॉन में आर ई। बोलो यस और नो। ये है बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं डेप्थ में जाने पर। ये इफेक्ट क्या बताता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे बच्चों ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब रख लो आर ई की वैल्यू कुछ सपोज कर लो 10 है, 1 करोगे तो आप बताओ 0.1, 2 आओगे तो 0.2, 1 में 0.1 घटाओगे तो 0.9, 0.2 घटाओगे तो 0.8। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है ये वैल्यू घट रही है, अगर ये वैल्यू घट रही तो फिर ये भी वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या प्रूफ हो रहा है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, घटता है। उम्मीद है कि इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? सभी बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स माइंड पढ़ना है, लल्लन टाप तरीके से। वेरी नाइस। आगे की कहानी को समझते हैं। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बच्चों? कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं होगी। कुछ नहीं, किसी बॉडी के चारों ओर का वह क्षेत्र, एरिया और रीजन अराउंड अ बॉडी इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड। जरा ध्यान सुनो, लिखा भी है, द एरिया अराउंड अ बॉडी इन विच द फोर्स अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द बॉडी इज ब्रॉट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र। भाई हमें कैसे पता चला कि अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है? जब हम दूसरी बॉडी को लाते हैं तो ये उसको अपनी ओर टचुक से अट्रैक्ट कर लेती है। तो बहुत सीधी सी बात है, जब किसी बॉडी को हम इसके चारों ओर लाते हैं या इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बॉडी को लाने पर उसे अट्रैक्शन का अनुभव हो, अट्रैक्शन का फील हो, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। यह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स तथा उस बॉडी के मास के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत आराम से समझिएगा, याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अर्थ हमेशा किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, हमेशा अट्रैक्शन के डायरेक्शन में होगी। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को ही हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट मास बॉडी
placed at any point in the gravitational field. In any point in the gravitational field is called the intensity of gravitation. It is represented by capital I. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों. ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर किलोग्राम. न्यूटन पर किलोग्राम. इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग. डेरिवेशन आराम से पढ़िएगा, ठीक है. मान लेते बच्चों अर्थ का मास क्या है? एम है. रेडियस क्या है? आर है. इसके सरफेस पर स्मॉल एम मास का एक बॉडी है. इसके सरफेस पर स्मॉल एम मास का एक बॉडी है. समझते हैं क्या बोला हमने? सपोज करते हैं अर्थ का मास एम ही है, रेडियस आर ही है, सरफेस पर कोई स्मॉल एम मास की एक बॉडी है. बोलो यस और नो? यस की नो? वेरी नाइस बच्चों. सबसे पहले आराम से बोलो, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, अगर देखें गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार अर्थ सरफेस पर रखे इस बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर होगा कि नहीं? अब आप बताओ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बात है? ग्रेविटेशनल फील्ड. सही बच्चे. अगर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो आई बराबर होता है एफ अपॉन में एम. आई बराबर में एफ की वैल्यू क्या होती है? जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर. बोलो अपॉन में एम. आप बताओ एम से एम कैंसिल. आई बराबर में जी एम ई अपॉन में क्या होगा? आर ई स्क्वायर. ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अब कई बच्चे कहेंगे सर जी ये जी के बराबर नहीं. बिल्कुल सही कहते हो. अर्थ सरफेस पर आई की वैल्यू हमेशा जी के बराबर ही होती है. बोलो बात आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, फ्लुएंसी में सबको समझना है. चलते हैं गुरुत्वीय विभव के बारे में. क्या बात है, मजेदार इंप्रूवमेंट होगा, मस्त तरीके से समझिए. मतलब जरा समझो, इंफिनिटी से, जरा ध्यान से सुनना, इंफिनिटी से किसी यूनिट मास बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने पर जितना वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन और मास के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते, सॉरी, उस वर्क डन को ही हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं. अनंत से किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने पर किए गए कार्य को ही हम लोग गुरुत्वीय विभव कहते हैं. याद रखिएगा ये एक अदिश राशि होती है. मात्रक की बात करोगे तो जूल पर किलोग्राम होता है. क्या? द वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बोलो यस सर. द वर्क डन bringing a unit mass from infinity into gravitational field is called the gravitational potential. Gravitational potential. It is represented by capital V. It is a scalar quantity. अब इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं. इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक्सप्रेशन. सपोज करो कि बच्चों अर्थ का मास क्या है? एम ई है. सपोज करो अर्थ का मास क्या है? एम ई है. रेडियस क्या है? आर ई है. ठीक है. इंफिनिटी से किसी स्मॉल एम मास के बॉडी को हमें सरफेस पर लाना है. ठीक. मान लो इस बॉडी को लाते 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 पॉइंट ए पर ले आए और पॉइंट ए की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? एक्स. तो
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ अगर देखें तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाएगी, जी एम ई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। वेरी नाइस, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब ए से कहां पर ला रहे हैं, बी पर। ए से बी पर लाने पर कितना डिस्प्लेस्ड कराया, dx। तो आप बताओ ए से बी तक dx डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड कराने पर अगर वर्क डन पूछेंगे, वर्क डन पूछेंगे, तो याद रखिएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू में वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ डी डब्ल्यू इक्वल टू में जी एम ई एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx करेंगे। बोलो यस और नो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक भी बच्चा, एक भी करेजा को दिक्कत हो तो मुझसे बात करेगा कि सर जी हमको नहीं आया, आराम आराम से समझेंगे। हमने बोला अर्थ का मास क्या है बच्चों, एम ई है। अर्थ का मास एम ई है, रेडियस क्या है, आर ई है। जरा ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे, अर्थ का मास क्या है, एम ई है, रेडियस क्या है, आर ई है। सही है प्यारे बच्चे, जरा गौर करेंगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इन्फिनिटी से किसी स्मॉल एम मास के बॉडी को हमें लाना है। जब ये पॉइंट ए पर होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स एफ होता है, ये होगा फोर्स। आप बताओ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू में एफ इंटू में डी एक्स। एफ की वैल्यू रखी, ये रहा। अब हमने क्या किया, ऑन इंटरगेटिंग, ऑन इंटरगेटिंग। आप बताओ ये होगा डी डब्ल्यू, जी एम ई एम, आप जरा देखो एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसका हम इंटीग्रल करने जा रहे हैं और कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस पर लाने का वर्क डन पूछ रहे हैं। अच्छा आप सभी बच्चे बताओ डी डब्ल्यू इक्वल टू में जी एम ई एम, आप बताओ एक्स की पावर -2 इंटू में डी एक्स। क्लियर। आप बताओ डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, जी एम ई एम इंफिनिटी से आर ई। अब जरा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 + 1, -2 + 1, ये हो गया आर ई, ये हो गया इन्फिनाइट। w बराबर में होगा जी एम ई एम, आप बताओ x की पावर -1 आर ई, ये होगा इन्फिनाइट। w बराबर में माइनस का जी एम ई एम, आप बताओ 1 अपॉन में x आर ई इन्फिनाइट। W बराबर में माइनस का जी एम ई एम, आप बताओ इसे 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। आप बताओ W बराबर में माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल देखो हमने कुछ नहीं किया, x की पावर -2 ऊपर इंटीग्रल करना आना चाहिए। -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये होगा -1 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस वन W का फॉर्मूला आ गया। वेरी नाइस। W आने के बाद क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना है। W आने के बाद यही अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो आप बताओ V बराबर होता है W अपॉन में M। V बराबर W की वैल्यू माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई अपॉन में M, M से M कैंसिल। V बराबर होगा माइनस का जी एम ई अपॉन में क्या, आर ई। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। और क्या है, इन्फिनिटी से लाने पर वर्क डन निकाला। अगर वर्क डन निकालना आ गया तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। मेरे करेजा जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इन्फिनिटी से हम लाने पर जितना भी वर्क डन करते हैं वो सब एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। किस फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में। अनंत से किसी पिंड को लाने पर जितना कार्य कर रहे सब
गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर में किया गया कार्य U बराबर में W। तो आप बताओ W की वैल्यू आई क्या थी, माइनस का GMEM अपॉन में RE आई थी कि नहीं आई थी। तो ये बच्चों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक भी। बोलो, आराम से लल्लन टाप तरीके से समझना है। क्लियर, एक एक बच्चे को बात, एक बार डेफिनेशन प्लीज बच्चों पढ़ लो। बोलो बच्चों, बोलो 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 बच्चों, बोलो बोलो, क्या एक एक बच्चों को। बोलो बच्चों, बोलो यस और नो। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, यस और नो, यस और नो। बात सभी को समझ में आई? वेरी नाइस। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों ऑर्बिटल स्पीड की ओर। स्पीड तो है, ये बूस्ट में करना ही पड़ेगा हम लोगों को। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो हर एक प्लैनेट अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। सॉरी, हर एक प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, लेकिन अगर प्लैनेट के अराउंड भी अगर किसी बॉडी को घूमना है तो जिस मिनिमम वेलोसिटी से घूमना होगा उसी को कहेंगे हम लोग ऑर्बिटल स्पीड। बोलो यस और नो। बात समझिएगा, पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर घूमने के लिए जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कक्षी वेग कहते हैं। बोलो यस और नो। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की कक्षा में घूमने के लिए जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कक्षी वेग कहते हैं। इसे V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज मिनिमम स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू प्लेस सैटेलाइट टू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आराम से समझिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लो बच्चों अर्थ का मास कितना है, m है, रेडियस क्या है, r है, इसके सरफेस पर कोई स्मॉल m मास का एक बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड V0 स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। बोलो यस और नो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे, सभी एक एक प्यारे बच्चे समझिएगा। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, जरा ध्यान से सुनिए, इसके लिए एक्सप्रेशन करा रहे, सही प्यारे बच्चे समझेंगे। अगर ये अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो सबसे पहले अर्थ सरफेस पर है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा GMEM अपॉन में RE, GMEM अपॉन में RE स्क्वायर, GMEM अपॉन में RE स्क्वायर। बोलो यस और नो। पहले एक इस लाइन को देख लो, एक बार देखो बच्चों। बोलो बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड, हमने क्या बोला कि ये कोई एक m मॉस की एक बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। तो आप बताओ, अगर रिवॉल्यूशन कर रही है तो आप बताओ F बराबर में GMEM अपॉन में RE स्क्वायर होगा। लेकिन मत भूलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटर की ओर वर्क कर रही है और यही फोर्स बन जाएगी क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। दैट मीन्स ये बराबर होगा mV0 स्क्वायर अपॉन में RE के। RE से RE, m से m कैंसिल हो जाएगा। V0 स्क्वायर इज इक्वल टू में GME अपॉन में क्या हो जाएगा, RE। आप बताओ V0 इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर हो जाएगा GME अपॉन में क्या, RE। बोलो यस सर। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अर्थ के अराउंड घूमते हुए बॉडी का। अच्छा आप बताओ, स्मॉल जी बराबर में कैपिटल जी एम ई अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आप बताओ जी एम ई इक्वल टू में जी आर स्क्वायर होगा। तो जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ वी नॉट इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर जी आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई से आर ई कैंसिल होगा, वी नॉट इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर जी आर ई होगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये है स्मॉल जी के टर्म्स में और ये है कैपिटल जी के टर्म्स में। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, जानना है, झमाझम तरीके से। वेरी नाइस। अब यहीं पर बात आती है बच्चों एस्केप वेलोसिटी के बारे में। क्या बात है, ये एस्केप वेलोसिटी को पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको एस्केप एनर्जी पढ़नी चाहिए। ये भी सही है। देखो, कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी है, इस बॉडी को अर्थ सरफेस से बाहर भेजना है, तो बाहर भेजने के लिए हमें इसे कुछ एनर्जी देनी होगी, जिस एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करेगा और बाहर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके बाहर चला जाएगा। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए, उस एनर्जी को ही हम लोग एस्केप एनर्जी कहेंगे, उस ऊर्जा को ही हम लोग पलायन ऊर्जा कहेंगे। जरा ध्यान से सुनिए, पलायन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, वापस नहीं लौटता है। एस्केप एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which a body has to be projected in upward direction from surface of the earth so that it just crosses the gravitational field of the earth and never returns back to the earth। बोलो यस और नो। सही बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी बॉडी को आप बताओ, जब बॉडी इंफिनिटी पर थी, जब बॉडी इंफिनिटी पर थी तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। इंफिनिटी क्या होगी, इंफिनिटी पर रखी बॉडी के पास एनर्जी कितनी होगी, जीरो। बोलो यस और नो। कोई भी एनर्जी को एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अगर अर्थ सरफेस से उसको बाहर भेजना चाहते हो, मींस इंफिनिटी पर भेजना चाहते हो, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो आप बताओ अर्थ सरफेस पर रखी बॉडी के पास एनर्जी कितनी होती है, आप जरा सोच कर बताओ। माइनस का जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, आर ई। माइनस का जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, आर ई। अर्थ सरफेस पर रखी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का जी एम ई एम अपॉन में क्या, आर ई। बोलो यस और नो। यस 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 यस। बात समझ में आई कि नहीं। यू बराबर होता है माइनस का जी एम ई एम अपॉन में क्या, आर ई। अब जरा सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से सुनोगे, सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से यह सुनोगे कि अगर अर्थ सरफेस पर बॉडी की ये एनर्जी है तो इसको बाहर जाने के लिए इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो हम इसको कितनी एनर्जी दें कि इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, बेटा इतनी एनर्जी क्या दे दो, पॉजिटिव। और इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये चली जाएगी इंफिनिटी पर, क्योंकि इसके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। बोलो क्या इतना आर्टिकल सभी बच्चों को नहीं आया, एस्केप एनर्जी। अब एस्केप एनर्जी समझ लोगे तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड समझ में आएगी। बॉडी जिस स्पीड से, मतलब हमने ठीक है अर्थ सरफेस था, अर्थ सरफेस पर था, बॉडी को एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, बाहर चला गया। अब बाहर जाते समय उसके पास जो भी स्पीड होगी उस स्पीड को हम लोग कहेंगे एस्केप एनर्जी। पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंके जाने पर यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता, वापस नहीं आता। बोलो यस और नो। पलायन चाल पर, पलायन चाल वह न्यूनतम चाल है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता, वापस नहीं आता। सेम वही एनर्जी की जगह स्पीड लिख दो। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, बाहर जाते समय उसको कितनी एनर्जी मिली, जीएमईएम अपॉन में आ रही, यही एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बोलो यस और नो। आप बताओ एम से एम कैंसिल, आप बताओ वी स्क्वायर बराबर में 2GME अपॉन में क्या होगा, आर ई। तो आप बताओ वी बराबर में अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 2GME अपॉन में क्या, आर ई। बात समझ में आया कि नहीं आया। वी इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर 2GME अपॉन में क्या, आर ई।
अब आप बताओ स्मॉल जी बराबर में कैपिटल जी एम ई अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर। तो आप बताओ जी एम ई इज इक्वल टू में क्या होगा जी आर स्क्वायर। तो आप बताओ ये वैल्यू यहां पुट करो v बराबर अंडर रूट के अंदर आप बताओ 2 इसकी जगह लिखेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन में आर ई से आर ई कैंसिल। तो आप बताओ v बराबर में अंडर रूट के अंदर 2 जी आर ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये है बच्चों स्केप वेलोसिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूछो क्या स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो आप सबसे पहले बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकाली थी अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर ई, और स्केप वेलोसिटी क्या निकाली थी अंडर रूट के अंदर 2 जी एम ई अपॉन में क्या आर ई। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो। आप बताओ v अपॉन में v नॉट अंडर रूट के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट के अंदर 2 जी एम ई अपॉन में आर ई अपॉन में अंडर रूट के अंदर जी एम ई अपॉन में क्या आर ई। नाउ दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, वी ई अपॉन में वी नॉट अंडर रूट के अंदर 2। आप बताओ v इक्वल टू वी नॉट रूट 2 हो जाएगा। बोलो यस और नो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। v इक्वल टू में वी नॉट रूट 2 होगा कि नहीं होगा, बस इतना हमको बता दो। क्लियर सभी बच्चों को। बोलो 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 यश 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 यश। बात समझ में आई कि नहीं मेरे लल्ला को, मेरे मुन्ना को, मेरे यश। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं बच्चों आज की लास्ट हेडिंग, ये उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। किसकी? उपग्रह की बंधन ऊर्जा निकाले तो कैसे निकाले। देखो जब हम स्केप एनर्जी की बात कर रहे थे तो बॉडी अर्थ सरफेस पर थी, वो थी रेस्ट पोजीशन पर। लेकिन जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे सैटेलाइट के, तो उस समय सैटेलाइट तो रेस्ट पर रहेगा नहीं, वो तो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हम सबसे पहले सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालेंगे। अब सबसे पहली बात तो वो जब चक्कर लगा रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी, अर्थ सरफेस पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई। बोलो यस और नो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर करेंगे और वी नॉट होगा अंडर रूट के अंदर 2 जी एम ई अपॉन में आर ई। जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो जी एम ई अपॉन में आर ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा टोटल एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ जी एम ई एम अपॉन में आर ई माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई। आप बताओ ई बराबर में जी एम ई एम अपॉन में आर ई। आप बताओ ई बराबर में क्या होगा, जरा गौर से सुनेंगे। कैपिटल ई बराबर में क्या होगा बच्चों, माइनस का 1/2 जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा आर ई। बोलो यस और नो। ये हमारे उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी और डेफिनेशन एक ही है। अब पहले अर्थ सरफेस पर रखी बॉडी को बाहर फेंकना चाहते थे, अब अर्थ सरफेस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बॉडी को बाहर फेंकना चाहते हैं, मतलब सैटेलाइट को बाहर फेंकना चाहते हैं। तो बाहर फेंकने का मतलब उसको इनफाइनाइट पर भेजना चाहते हैं, उसकी टोटल एनर्जी जीरो करना चाहते हैं। तो अब आप बताओ टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए हम उसको कितनी एनर्जी देने वाले हैं, आप ही बताओ। बाइंडिंग एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो बंधन ऊर्जा, तो इतनी एनर्जी हम क्या देंगे प्लस का। बोलो यस और नो, बोलो यस की नो। एक एक प्यारा बच्चा समझेगा, एक एक प्यारा सम बच्चा समझेगा। बाइंडिंग एनर्जी होगी प्लस का हाफ जी एम ई एम अपॉन में क्या आर ई। बोलो बोलो बोलो, क्या बात समझ में आई कि नहीं।
क्या इतनी बात सभी लल्ला और मुन्ना को समझ में आई कि नहीं? यहीं पर एक आर्टिकल और आता है प्यारे बच्चों, सभी लोगों को समझना चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल है? बोला जाता है अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर, अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई होगा। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर चले जाए तो होगा बच्चों माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई प्लस एच। बोलो यस और नो। तो आप सबसे पहले ये बताओ, डेल्टा यू बराबर हम इसे यू एच माइनस यू लिखेंगे। अब देखो, माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई प्लस एच माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम अपॉन में आर ई। आप बताओ डेल्टा यू बराबर में जी एम ई एम, आप बताओ माइनस का आर ई अब प्लस एच प्लस का 1 अपॉन आर ई। डेल्टा यू बराबर में जी एम ई एम, आप बताओ एलसीएम क्या होगा? आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच। आप बताओ माइनस का आर ई प्लस का आर ई प्लस का एच, आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर में जी एम ई, अब जरा ध्यान सुनना, एम एच अपॉन में यहां पर एक आर ई है, एक आर ई और कॉमन कर लो, आर ई स्क्वायर होगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। जी सर। अच्छा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल जी। तो आप बताओ एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये है अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुई, मतलब इंक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लो, प्रूवमेंट सारे झमाझम है। ये है हमारे पास क्या? एच हाइट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पहले बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से बाहर भेजने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इन्फिनिटी पर उसकी एनर्जी जीरो होती है, तो इन्फिनिटी पर भेजने के लिए इसकी टोटल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया। याद रखिएगा बच्चों, ये वैल्यू यहां पुट हो रही है, बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यश यश यश, हाँ वेरी नाइस। ठीक है, ये 1 मार्क्स का आता है इसको। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप लोग कर सकते हो। कैसे? देखो, अच्छा वी नॉट इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर जीआरई होगी कि नहीं होगी? और इसके वेलोसिटी ये भी तो पढ़े हो, ऐसे भी तो पढ़े हो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ ना करो, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो। आप बताओ v अपॉन में वी नॉट, अंडर रूट के अंदर 2 जी आर ई अपॉन में अंडर रूट के अंदर जी आर ई। जी आर ई से जी आर ई कैंसिल हो जाएगा। v अपॉन में वी नॉट अंडर रूट अंडर 2, v इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट के अंदर 2। मतलब इसके वेलोसिटी आपको पता है, अर्थ अर्थ के लिए फॉर अर्थ, अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये वैल्यू यहां रखो, v 8, इसकी वैल्यू 1.414। तो आप बताओ 8 चौको 32, 8 3 11, 8 चौको 32, 11, 11 ये अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है। अब ये ना कहने लगना कि सर जी ये प्रूफ करके बताओ, वो भी प्रूफ हो सकता है। कैसे? वी नॉट इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 जी आर ई होता है, सॉरी अंडर रूट जी आर ई होता है। जी सर। आप बताओ अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, 9.8 ना रखकर ऐसा कर दो 10 रख दो, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो।
अच्छा आप बताओ वी नॉट बराबर में अंडर रूट के अंदर 64 इंटू 10⁶, वी नॉट इज इक्वल टू में 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल दी, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल दी, एस्केप वेलोसिटी निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया। ये है पूरा का पूरा फंडा। और अब हमारे लल्ला को बात होगी समझ में आ। समरी में हमने पूरी तरीके से ग्रेविटेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें होमवर्क में इसका फुल रिवीजन करो, फुल रिवीजन करो। और आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। तो ये है अपने से शून्य बैच का एक इंपॉर्टेंट सेशन जो कि फर्स्ट पार्ट का सबसे लास्ट चैप्टर था। उम्मीद है इसको बिल्कुल स्पीड में दिया गया है। उम्मीद होगा कि सभी प्यारे बच्चों ने बिल्कुल टकटकी लगा के कनपटी को अच्छी तरीके से सुझा करके बिल्कुल मस्त तरीके से रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब सभी को करना क्या है, एक एक डेरिवेशन के फर्स्ट पार्ट के जितने भी आप लोगों ने इंप्रूवमेंट पढ़े उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो आज के सेशन में इतना ही कुछ रखते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।